हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और इसके विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार करिएगा। कोशिश करेंगे आपको सरल भाषा में समझा सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने आपको क्या सिखाया था? राष्ट्रीय उद्यान सिखाया था। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? भारत सरकार द्वारा वनस्पति और पेड़ पौधों को संरक्षित करने का एक विशेष क्षेत्र होता है, और इसमें मानव क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ पे मानव क्रियाकलाप नहीं हो पाते हैं। भारत में 104 हैं। भारत में कितने हैं? 104 हैं। विश्व की भारत की कुल जनसंख्या के कितने हैं हमारे पास? कुल जनसंख्या का भारत की जो है कुल क्षेत्रफल का 1.35% है, ठीक है। तो ये होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे हमारे ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये देखो नेशनल पार्क लिखा हुआ है, ठीक है। मानस का नेशनल पार्क है। अभयारण्य कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये रहा। तो ये सब आप इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्वेश्चन है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का होता है किसी स्थान पर पाई जाने वाली जीव जातियाँ, किसी स्थान पर पाई जाने वाली जीव जातियाँ एवं वनस्पतियों का समुदाय। वनस्पतियाँ सभी मिलकर के एक समुदाय बनाती हैं, और समुदाय के क्रियाकलाप जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न जीव जातियां परस्पर मिलकर समुदाय बनाती हैं, और समुदाय के जीवों की संरचना, कार्य और उनके वातावरण से पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जीवों के संरचना, कार्य एवं वातावरण से पारस्परिक संबंधी पारितंत्र कहलाते हैं। इसके 2 घटक होते हैं। नंबर 1 जैविक होता है। जब बात जैविक की जाए तो जैविक में हमारे शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक सब आएंगे। और अजैविक की बात करेंगे तो आप तापमान, जलवायु, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं, ठीक है। पहाड़, नदियाँ, ये सब अजैविक घटक हैं। तो पारतंत्र के प्राय कितने? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक होता है। जैविक घटक का अर्थ होता है जीवन से संबंधित। अब जीवन किसमें किसमें है? पेड़ पौधों में जीवन है, मानव में जीवन है, लेकिन कहो पहाड़ में जीवन है, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जैविक घटक सबसे पहले जीवन से संबंधित, इसका अर्थ होता है सभी जीवित घटक इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कवक आदि। चूंकि ये अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इन्हें अगर जीवित रहना है तो ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसीलिए ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर इन्हें 3 भाग होते हैं। कौन होते हैं? नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक। जब आप उपभोक्ता में, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले आप उसके बारे में लिखोगे पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं परस्पर मिलकर समुदाय बनाते हैं, और समुदाय की क्रियाकलाप और उनके साथ संबंध को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक का मतलब जीवन से संबंधित होता है, तो हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं क्या होता है सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 अजैविक घटक की बात हो रही है। तो अजैविक घटक में क्या होता है? अजैविक घटक में टेम्परेचर आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप लिखोगे जैविक घटक में, तो आप उत्पादक हेडी डालना। अब उत्पादक में क्या लिखोगे? हरे पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल और CO2 की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? भोज्य पदार्थ, स्टार्च का निर्माण करते हैं, जो जीव जंतु के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो उत्पादक क्या होते हैं? वह मूल रूप से पेड़ पौधे शामिल होते हैं, जो भोजन और ऑक्सीजन के लिए अन्य जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भोजन और ऑक्सीजन किसको प्रदान करते हैं? अन्य जीवों को। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के ऊपर, ये तो स्वतः बहुत पुराना जानते हैं क्लोरोफिल वगैरह, उसकी थोड़ी प्रोसेस लिख देना, चाहना तो रिएक्शन भी लिख देना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरा नंबर उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी। सबसे पहले आप जानिए 3 बार के उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी हो गया। और नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीय उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक में कौन हो गया? शाकाहारी। इसमें कौन 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? मांसाहारी उपभोक्ता 2 क्वालिटी दर्शाइएगा, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये भी दर्शाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? सबसे पहले क्या होता है? उपभोक्ता मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? बेजीव जंतु, जो अपने भोजन के लिए केवल अन्य जीव जंतुओं के मांस को खाते हैं।
मांसाहारी कहलाते हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया। फिर आते हैं शाकाहारी, वे जीव जंतु जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी। फिर आ गया सर्वाहारी, वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं जीव जंतु दोनों का सेवन करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मानव कुत्ता बिल्ली आदि, मानव कुत्ता बिल्ली आदि। तो ये सर्वाहारी। उसके बारे में इन्होंने बताया उपभोक्ता अन्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसके अंतर्गत केवल शाकाहारी आएंगे और शैवाल पर भोजन क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे और शैवाल पर भोजन के लिए भोजन करते हैं। जेब्रा, जिराफ प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर और बाघ, ठीक है, ये सब द्वितीय उपभोक्ता है। तीसरा पॉइंट होता है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अपघटक में इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि आते हैं, इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो मृत एवं सड़ी गली चीज़ों से को खाते हैं और उन्हें कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पोषक तत्वों मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, जहाँ पे कुकुरमुत्ता वगैरह होते हैं वहाँ मृदा की उर्वरता बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में अधिक पोषक तत्वों के साथ अधिक प्रजातियाँ और पेड़ उगने में सक्षम होते हैं। जब ये मृदा की उर्वरता बढ़ाएंगे तो बहुत ही अधिक प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं। अगले है अजैविक घटक। तो मैंने अभी बताया कि इसमें जैविक घटक में आप क्या करेंगे, जैविक घटक में आप क्या करें, सबसे पहले जो है जैविक घटक में लिखिएगा आप जीवन से संबंधित होता है, तो पेड़ पौधे जीव जंतु क्रियाकलाप आते हैं, अर्थात इसमें निम्न भागों में जैविक अजैविक जैविक घटक को बांटा गया है। क्या होता है, उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक होता है। अपघटक में सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु विषाणु का बगाता है। अजैविक घटक में क्या होता है, अजैविक घटक या गैर जीवित, गैर परंपरागत क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हवा, मौसम, पानी, तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, मिट्टी, पीएच स्तर, मिट्टी का प्रकार आदि। ये सब अजैविक घटक होते हैं जो जैविक घटकों के रखरखाव एवं उनके प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें पारिस्थितिक कारक भी कहा जाता है। ये कारक सभी प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों जैसे पानी, जमीन पर प्रजातियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलते हैं, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र को दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में भी चेंज कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सतही कारक, सबसे पहले क्या है, सतही कारक होता है। नंबर 2 स्थलाकृति होता है, बड़े बड़े स्थलों की आकृतियाँ होती हैं। पहला नंबर सतही, जो जमीन पर पाए वाले जीव जंतु, अर्थात क्या हो गए, सतही का मतलब जमीन की सतह पर होता है। इस कारक के अंतर्गत मूल रूप से कौन आएगा, तो सतह पर कौन होगा, मिट्टी होगी, और इसमें मिले हुए जो है पोषक तत्व होंगे। मिट्टी की बनावट होती है, इसके पोषक संरचना होती है, इसका घनत्व, ये सब जो होते हैं सतही कारक के अंतर्गत आते हैं। इनसे ज्ञात होता है कौन सा कहाँ किस स्थान पर कौन सी प्रजाति, कौन सा पेड़ पौधा संभव है। जैसे हम लोग बात करते हैं असम चाय, कॉफ़ी महाराष्ट्र, तो ये सब क्या, उत्तर प्रदेश गन्ना, महाराष्ट्र गन्ना, कपास महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो होता है मृदा सतही कारक कहलाते हैं। दूसरा नंबर होता है स्थलाकृति, इसके अंतर्गत ऊंचे और ढलानी क्षेत्र, मैदान आदि शामिल किए जाते हैं। मानव गतिविधियों के कारण यहाँ पर भी इनमें बदलाव करके इन पर खेती की जा सकती है। जैसे ढलान है तो वहाँ पे वो मानव गतिविधि से उसको बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर जलवायु होता है, तो ये कारक वायुमंडल पर आधारित होते हैं। इनमें प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, हवा सब डिपेंडेंट करता है। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, उसकी दिशा, ये सब जो होती है वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। कुछ प्रजाति को जीवित, जैसे कुछ प्रजाति को जीवित रहने के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये सब तापमान क्या होता है, जीव जातियों के लिए होता है, जलवायु के लिए होता है। आगे हम लोग, ये हमारा क्या था, ये हमारा था पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि कई जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से मिला हुआ समूह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ओरे लम्हे, देखिए, तो आप अगर ज़्यादा बेस्ट अपने आंसर को बनाना चाहते हैं तो आप एक टेबल जरूर बना दीजिएगा, बहुत सरल है, वही जो आपने लिखा हुआ है वही टोटल है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, जो आपने लिख रखा है वही है, लेकिन ये आपके आंसर पे 4 चांद लगा देगा। ये देखिए, क्लियरिटी नहीं आई अभी,
देखो क्लियर नहीं आ रहा भाई। तो अगर आप इस टाइप से फिलहाल में अगर आप टेबल बना देते हैं तो टेबल से ज़्यादा बेस्ट है, हमारा आंसर जो है सुपर हो जाता है। नहीं मिलेगा सर, क्लियरिटी नहीं आ रही। यही देख लो, देखो तो कैसे आप लिखना, सबसे पहले पास की तरह डालना, फिर जैविक कारक डालना, अजैविक कारक। जैविक कारक में हमने 3 बार बताया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में कौन हो जाएंगे, उत्पादक के अंतर्गत, उत्पादक के अंदर पादप जगत आ गया, ठीक है। उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च मांसाहारी जंतु हो गए, ठीक है। मांसाहारी में कौन से हो गए, उसके बाद में अपघटक कौन होते हैं, अपघटक ये होगा। दूसरी बात क्या है, अकार्बनिक। अकार्बनिक में कौन कौन होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और भौतिक कारक। इसमें क्या होता है, जो जैसे नाइट्रोजन, बात करें प्रोटीन की, विटामिन की, ये सब जो होते हैं इसके कारक आते हैं, ठीक है। तो ये अगर टेबल आप बना देते ज़्यादा बेहतर, नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारा क्वेश्चन तालाब पारितंत्र, जो हमारा लगातार पेपर में आता है। तालाब पारितंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तालाब पारितंत्र कैसे बनाया जाता है, इसको दो समझाते हैं आज। कंडीशन सेम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र था वही तालाब पारितंत्र है, लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो है जिन लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र अभी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये अस्थायी या स्थायी दोनों हो सकता है। कुछ तालाब ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी लगातार भरा रहता है, कुछ स्थानों पर तालाब का पानी सूख जाता है। तो ये अस्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, ठीक है। इनमें विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे और जानवर शामिल होते हैं, एक दूसरे के आसपास जलीय स्थिति की बातचीत करते रहते हैं तथा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक लेनेटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। लीनेटिक क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय थे, लीनियर और लंबे सतह एक स्थायी पारितंत्र होता है, लेनेटिक पारितंत्र कहलाता है। इसके स्पष्टीकरण क्या होता है, वो स्थिरीकरण क्या होता है, तो तट से दूरी, प्रकाश का प्रवेश, पानी की गहराई, पौधों पर प्रजातियां आदि, इन सभी को देखते हुए तालाब पारितंत्र के निम्न क्षेत्र बनाए गए हैं। सबसे पहला हमारा होता है इसमें तटीय क्षेत्र। सबसे पहला तटीय क्षेत्र होता है, जो तालाब का किनारे का भाग होता है, जहाँ पे पानी नाम मात्र के लिए होता है, थोड़ा सा पानी होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी काई पाई जाती है, शैवाल पाए जाते हैं। वहीं पे जो छोटे छोटे बहुत सारे जीव, सबसे ज़्यादा जीव तालाब के किनारे पर होते हैं। उसके बाद में बीचों बीच में बहुत कम जीव पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तटीय क्षेत्र क्या होता है, यह तट के करीब का क्षेत्र होता है, इसमें उथला पानी होता है और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर पाता है। बहुत सरल है, आराम से आप हेडिंग डाल के समझ सकते हैं, तटीय क्षेत्र, तट वाला तटीय, ठीक है। यह जड़ वाली वनस्पतियाँ, भाई वहाँ जब मिट्टी ऊँची है, मिट्टी है कम, तो फिर जड़ वाली वनस्पति भी हो सकती है। बीचों बीच तालाब में बहुत गहराई में जड़ वाली घास से आएगी, ठीक है। पशु प्रजातियों में नरकट, जैसे क्रोफिस होता है, क्रेफिस और कीड़े, घोंगे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी होती है लिम्नेटिक जोन होता है। लिम्नेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे तटीय क्षेत्र के बारे में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पानी इतना कमर से जाता है, पानी छाती से जाता है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, लिम्नेटिक जोन कहलाती है। तालाब के खुले पानी को संदर्भित करता है, जिसमें प्रकाश का प्रभावी प्रवेश, पर पानी में प्रकाश जा तो रहा है, लेकिन कहो जो पानी 2 फीट गहरे पानी में जाएगा वो प्रकाश 5 फीट गहरे पानी में जाएगा, नहीं जाएगा। तो प्रकाश बहुत ही प्रभावी मात्रा में पहुँचता है, और प्रकाश कम होने की वजह से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और पशु प्रजातियों में कुछ छोटी मछलियाँ और कीड़े जो होते हैं इन्हीं क्षेत्रों में शामिल होते हैं। छोटी मछलियाँ वगैरह थोड़ी गहराई में रहती हैं, बिल्कुल उथले में नहीं रहती हैं। तीसरा नंबर होता है गहन क्षेत्र। गहन क्षेत्र क्या होता है, लिम्नेटिक क्षेत्र के बाद में नीचे का तालाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो होता है कोई प्रकाश पहुँचता नहीं है, तो यहाँ पे केवल कछुआ वगैरह है, उभयचर और छोटे कछुए, ये सब इसमें रहते हैं। बेंथिक क्षेत्र जो होता है तालाब का सबसे निचला क्षेत्र होता है, और इसमें अपघटकों का एक समुदाय होता है। इसमें डिकम्पोजर पाए जाते हैं, बेंथिक क्षेत्र में डिकम्पोजर पाए जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तालाब पारितंत्र है। इसके जैविक अजैविक, ये वाले जैविक घटक की भी बात हो रही थी, अब अजैविक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक का मतलब वही होता है जो निर्जीव घटक होते हैं तंत्र के, और जलीय प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश फाइटोप्लैंक्टन की जो होता है प्रकाश, क्योंकि इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, लिम्नेटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे हल्का प्रकाश पहुँचता है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा आवश्यक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तटीय क्षेत्र में अधिकतम प्रकाश प्रवेश कर जाता है, जब गहन क्षेत्र में इससे कम है। तो बात हम ऊपर भी लिख चुके हैं।
दूसरा नंबर है तापमान। जैसे जैसे तालाब की गहराई घटती बढ़ती जाती है वैसे प्रकाश का प्रवेश कम होता चला जाता है, विशेषतः ताप भी धीरे धीरे कम होता रहता है। तीसरा नंबर है घुलित ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उथले पानी में अधिकतम होगी, भाई उथले पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और जितना गहरे पानी में जाएंगे उतना ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है। घुलित ऑक्सीजन के बाद में हमारा आता है जैविक घटक तालाब पारतंत्र के। तो जैविक में जैसे हमने वहाँ लिखे थे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, ठीक वैसे हमें यहाँ भी लिखने हैं, ठीक है। सेम लेवल होता है। नंबर एक उत्पादक होता है। यहाँ पे वहाँ उत्पादक केवल पेड़ पौधे थे और यहाँ उत्पादक कौन होंगे, नीलहरे, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारे उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जड़ वाले, डूबे हुए, उभरे हुए, तैरते हुए, इन सभी पौधों को शामिल किया जाता है। प्रजातियां पाई जाती हैं। तालाब में पाई जाने वाला सबसे आम तंतुमय शैवाल होता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा वेस्ट शैवाल है। स्पायरोगायरा में अपने से कई गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है और इसीलिए अंतरिक्ष में पौधे स्पायरोगायरा से ले जाए जाते हैं। जो कलम बनाई जाती है, कलम में भी स्पायरोगायरा ही जड़ में लगाया जाता है, जो एक बार पानी सोख लेता है तो कई दिन तो बड़ी दूर तक आप पेड़ को ले जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्पायरोगायरा, इस टाइप का होता है। देखो आपको दिखाते हैं, ये काई होती है स्पायरोगायरा कैसी। ये काई आपने खूब देखी है तालाब में, नदियों के किनारे, आपने जहाँ पे पानी बसा रहता है। गंगा जी पे आप जाओ तो गंगा जी पे तो कोई काई नहीं मिलेगी जल्दी, लेकिन गंगा जी के बाद में गंगा जी का पानी बड़ी दूर दूर तक भरा रहता है। जब बाढ़ आई उसके बाद में पानी निकल गया तो भरा रहता है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल हरी हरी सेम ऐसी काई पाएंगे। तालाब में कहीं साफ पानी भरा हो तो वहाँ पे आप देखिएगा ऐसी काई आपको मिलेगी। तो ये स्पायरोगायरा कहलाती है। अब इसको इकट्ठा करने के बाद में वैज्ञानिक लोग जो है इसका उपयोग जो होता है किस लिए क्या करते हैं, ये अपने से कई गुना अधिक पानी सोखती है और इसीलिए इसका उपयोग कितने मोर दिन 500, ये 500 जिसकी प्रजातियाँ मोर दिन 500 होती हैं और अपने से कई गुना अधिक जो है पानी सोख लेती है और इसीलिए इसका उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, कलम वगैरह लगाने में किया जाता है। तो इन्होंने यही बताया कि इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन में सबसे बढ़िया है स्पायरोगायरा। ये सब क्या करते हैं, ये भोज्य पदार्थों का, ये जो होता है स्पायरोगायरा होता है, ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरण होते हैं जैसे तालाब में पास के तंत्र में पाए जाते हैं। निम्फिया हो गया, जूसिया हो गया, एजोला हो गया, हाइड्रोला हो गया, पिस्टिया हो गया, बोलफिला हो गया, नेमोट, जो भी याद रहे आपको 2 3 4 लिख लेना, ठीक है। ये शैवाल है और शैवालों से वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और भोज्य पदार्थ बनते हैं। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया शैवाल। फिर आते जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, प्लैंक्टन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके अलावा छोटे शाकाहारी जीव जैसे घोंगा, कीड़े मकोड़े, मछली, टेरपुले, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से बड़े पशु या प्रजातियां होती हैं जैसे मेढक, मछली, जल खेकड़े आदि सभी इसमें शामिल होते हैं। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता स्तनधारी जैसे जल छछूंदर, जलबोल, बगुला, बतख, ये सभी द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर अपघटक, मैंने अभी बताया डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। सड़े गले पदार्थों से भोजन यहाँ पर करते हैं। इसका चित्र देख लेगा, आपको इस टाइप का चित्र बनाना है, पेपर में 100% आ सकता है, ठीक है। तो इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले तो ये इस टाइप का एक नाली जैसा बना लेंगे, इस टाइप का एक नाली जैसा बना लेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर आप पेड़ पौधे लगा देंगे इस टाइप से, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे आप, ऐसे रफली बनाने हैं आपको। इधर भी 2 3 पौधे बना देना, इधर भी 2 3 पौधे बना देना, बीच में पानी भर देना। फिर इसके बीच बीच में मछलियाँ बना लेना। मछली आप कैसे बनाएंगे, मछली में आप हमेशा इस टाइप से चलाइएगा। गलत कर दिए हम, कोई बात नहीं, फिर भी सही कर लिए। केवल मछली इस टाइप से बनाई जाती है। यहाँ पे आधा एरिया लिया जाता है, आँख बना दो और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे मिला दो और बस हो गई मछली, ठीक है। तो इस टाइप की अब 3 4 मछलियाँ बना देना, मेढक बना देना। ये देखो मेढक बना हुआ है जिन्होंने किस टाइप से ऐसे के ऐसे बना रखा है, मेढक बना दिया, ठीक है। तो मेढक बना देना। कुछ कीड़े बना देना आप इस टाइप से, कीड़े बना देना इस टाइप से। और लास्ट में डिकम्पोजर बना देना, ठीक है, अबायोटिक न्यूट्रिशन वाले। और ये फाइटोप्लैंक्टन बना देना, कीड़े जैसे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन बना देना, ऊपर सूर्य बना देना। तो ये हमारा तालाब पारितंत्र के अंतर्गत आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालाब पारितंत्र का चित्र आपको सीखना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखो, आप बनाना सीख जाएंगे। रफली बना दीजिएगा, तालाब जैसा बना देना जैसे हमने बना रखा है, और बस हो जाएगा हमारा तालाब पारितंत्र। देखो इस टाइप के इसके चित्र बहुत सारे हैं, आपको हम दिखा देते हैं 2 3 4 ताकि आप बेहतर बना सकें।
फिलहाल में चित्र हमारा ही वाला अच्छा था, उसको आप बेहतर बना लीजिएगा। ये देखो वही है चित्र तालाब पारतंत्र का। देखो इसको समझिएगा एक बार। ऐसे आप पेड़ पौधे बनाना, मछली बना देना, प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता बना देना, लास्ट में डिकम्पोजर बना देना, ठीक है। ये डिकम्पोजर होगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन बना देना, ठीक है। ये तालाब पारतंत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, कलरफुल भी चित्र है हमारे पास, इसको आप देख सकते हैं, हालांकि इसका अब हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये रहे पादप प्लवक वगैरह, ये सब ऐसे बनते हैं। ये तालाब पारतंत्र का चित्र है, देख लीजिएगा इसको। हालांकि सेल्फी लीजिएगा, हालांकि वही आपको बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। पादप प्लवक वगैरह हैं, ठीक है। जंतु प्लवक हो गए, जंतु प्लवक, पादप प्लवक, ये सब कहाँ यहाँ पे ये पाएगा, ठीक है। ये तालाब पारतंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तालाब पारतंत्र का चित्र इसी टाइप से बनाया जाता है। फिर क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तालाब पारतंत्र के बाद में। अगला क्वेश्चन हमारे पास सादा है, देख लेते हैं क्या है। घास पारतंत्र और जलीय पारतंत्र, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आज के लिए हमारा तालाब पारतंत्र और जल पारतंत्र, सॉरी केवल पारतंत्र ही इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। आज के लिए जो है, जय हिंद।